हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाला हूं और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न आपको अलग अलग रूपों में पूछता है, लेकिन हमने इसके आंसर को इस प्रकार से लिख रखा है कि आपको कुछ भी आंसर पूछे उतना ही बातें लिखनी है। अगर उतना आप लिख देते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलने से कोई नहीं काट सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और यह प्रश्न आपके 2025 एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से पूछता है। यहाँ पे प्रश्न को आप देख सकते हैं, इसके अलावा भी अलग अलग रूपों में पूछता है। तो आपको किसी भी रूप में पूछे, आपको आंसर यही लिखना है और यह आपके लिए पर्याप्त होगा। आपको प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यह प्रश्न कई सालों में रिपीटेड है। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023, ठीक है, अलग अलग सालों में रिपीटेड है और यह 2025 में निश्चित आने वाले प्रश्नों में से एक है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है, यह देखिए। भर्जन क्या है? यह क्रिया किन किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? यह प्रश्न पूछता है। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि भर्जन क्या है? कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए तथा समीकरण दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछता है। अगर भर्जन आपको कहीं भी पूछे तो आपको जो आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूं वही आंसर लिखना है। तो आई होप कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए इसके उत्तर को समझते हैं कि इसका उत्तर क्या है। अब यहाँ पे देखिए, भर्जन होता क्या है यह समझते हैं। भर्जन सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए, भर्जन क्या होता है, अभी हमने बताया कि सांद्रित अयस्क को, यानी जो अयस्क क्या होता है कि जब कोई पदार्थ घुलनशील होता है और वह पूरी तरह नहीं घुलता है, उसकी कुछ मात्रा बच जाती है, तो वह अयस्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा में, यानी वायु की मात्रा क्या अधिक हो और वह नियंत्रित हो की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए, अधिक तापमान पर उसे बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। अब यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। पीछे प्रश्न किया हुआ था कि यह किन अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है या उपयोग किया जाता है, तो यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है या इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। इस क्रिया में अयस्क आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा अयस्क में उपस्थित सल्फर व आर्सेनिक की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। कह रहा है कि इस क्रिया में अयस्क आंशिक अथवा पूर्ण रूप, आंशिक मतलब कुछ मात्रा में अथवा पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है तथा अयस्क में उपस्थित सल्फर व आर्सेनिक की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। यानी सल्फर और आर्सेनिक क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और यह क्रिया प्रायः परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। और यहाँ पे यह जो चित्र है आपका, यह आपका परावर्तनी भट्ठी का चित्र है। आपको एग्जाम में अगर भर्जन पूछता है तो इस चित्र को आपको बनाकर ही आना है। ठीक है ना, इस चित्र को आपको क्या करना है? बनाना ही है। अब आइए इसके उदाहरण को समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि फिगर को आप समझ गए होंगे। उदाहरण को समझते हैं। इसके उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण यहाँ पे कॉपर पायराइट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2 के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में रखकर कम ताप तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए उदाहरण में, कि जो कॉपर पायराइट है, ठीक है ना, उसको सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में, यानी यह भट्ठी आपकी है, इस भट्ठी में रखकर कम ताप तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में, यानी जो वायु की मात्रा होगी वह नियंत्रित होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं वायु को दिखा रहा है, तो वायु की मात्रा को नियंत्रित करके वायु की उपस्थिति में, ठीक है ना, और उसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, कॉपर पायराइट अयस्क ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड बनाता है, जिनका कुछ भाग ऑक्साइडों में बदल जाता है। यानी जो कॉपर पायराइट के अयस्क हैं वो ऑक्सीकृत होकर वह क्या बनाते हैं? कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाते हैं और उनका कुछ भाग ऑक्साइड में बदल जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन में क्या कह रहा है। एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2CuFeS2 यानी यह आपका कॉपर पायराइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूत्र भी हमने बताया, प्लस O2, यानी यह ऑक्सीकृत हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब यह ऑक्सीकृत हो रहा है तो यह आपका Cu
2S यानी कॉपर सल्फाइड बनाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको बोला हुआ है, और यह आपका बना 2FeS यानी फेरस सल्फाइड बना, यहाँ पे आपसे कह रहा है। और बोला हुआ है कुछ ऑक्साइड बदल जाते हैं, यानी यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी जो ऑक्साइड बचे हुए हैं या ऑक्साइडों में बदल जाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो तीर का निशान ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यानी यह गैस के रूप में क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, वाष्प में। जहाँ पे भी एरो आपको ऊपर की तरफ दिखाया, यानी आपको यह समझना है कि यह तीर जो ऊपर की तरफ दिखा रही है वह गैस है, गैस के रूप में यह क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। पुनः एक बार देख लीजिए, यह आपका कॉपर पायराइट है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, और यह आपका कॉपर सल्फाइड और यह आपका फेरस सल्फाइड बनाता है, और इस अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जो कि वाष्प बनकर वातावरण में या एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। अब यहाँ पे दूसरी जो रिएक्शन आपको दिखा रहा है 2Cu2S + 3O2, और यह मिलकर बना रहा है 2Cu2O और 2SO2। ठीक है, यहाँ पे यह आपका क्या है, यह आपका कॉपर सल्फाइड, और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद 2Cu2O यानी कॉपर डाइऑक्साइड और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है ना, यह सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे तीर का निशान यही बता रहा है कि यह वाष्प बनकर वातावरण में निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस उदाहरण को भी आप समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 2FeS + 3O2 यानी यह आपका है फेरस सल्फेट। यह क्या है, फेरस सल्फेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो यह बना रहा है आपका 2FeO यानी यह आपका क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और यह आपका बनाया 2SO2, यह आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वाष्प बनकर वातावरण में निकल जाता है। तीर का निशान आपको ऊपर की तरफ यही बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यह आपका फेरस सल्फेट है, ऑक्सीजन यानी 3O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया किया, तो यह आयरन ऑक्साइड बनाया, और यहाँ पे यह क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, जो कि वाष्प के रूप में वातावरण में निकल जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए अयस्क में उपस्थित सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित सल्फर तथा आर्सेनिक की अशुद्धियाँ, यानी जो अयस्क प्राप्त हो रहा है उसमें उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि अयस्क में जो उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। अब यहाँ पे इसके रिएक्शन को समझते हैं। S + O2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जब यह दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी SO2 जो कि वाष्पशील ऑक्साइड में वाष्पशील ऑक्साइड है, जो कि भाप बनकर वाष्प में बदल जा रही है। यहाँ पे 4AS + 3O2 यह आपका आर्सेनिक है। AS आपका आर्सेनिक का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। तो आर्सेनिक भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी 3O2 इसकी उपस्थिति में मिलकर यह आपका क्या बना रहा है, 2AS2O3 यानी आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड बना रहा है, और यह भी वाष्पशील ऑक्साइड है, जो कि भाप बनकर वाष्प बनकर हमारे वातावरण में मिल जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इतना ही आपको आंसर लिखना है जितना हमने बताया है। कहीं पे भी आपको एक भी लाइन नहीं अधिक करना है, और अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। और यहाँ पे आंसर बहुत बड़ा भी हमने नहीं लिखा हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। उतना ही लिखा हुआ है जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप इस प्रश्न को लर्न कर लेते हैं, अच्छी तरह याद कर लेते हैं, तो निश्चित ही रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स से पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको 4 में 4 मार्क्स जरूर मिलेगा, इतना अगर आप लिख देते हैं तो आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए गुड लक स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।